नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर गिरीश जोशी जी के साथ एक स्पेशल कार्यक्रम लेकर आए हैं, एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेकर आए हैं इबोला पर। क्या इबोला एक महामारी है या फिर अमेरिका द्वारा आर्थिक लूट का एक हथियार? क्या इसका मकसद अफ्रीकी देशों में के साथ चीन के व्यापार समझौते यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के जरिए चीन द्वारा वित्त पोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं या फिर अमेरिकी कंपनी द्वारा सोने सहित दुर्लभ मुर्दा तत्वों यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स और महत्वपूर्ण खनिजों पर कब्जा करने की कोशिशों का मुकाबला करना है? और इस पर आज हम बात करेंगे। गिरीश जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। धन्यवाद। आप जब हफ्ते बाद आते हैं तो लोग पूछते हैं गिरीश जोशी जी कहाँ हैं। मैंने कहा गिरीश जोशी जब व्यस्त हैं, जब फ्री हो जाएंगे तो आ जाएंगे जी। तो ये सवाल सबके दिमाग में है कि इधर चाइना का अनाउंसमेंट होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद अफ्रीका, और हम लोगों ने शायद इस पर एक कार्यक्रम भी किया था और उसमें बताया था किस तरीके से यूरोपियन मार्केट्स को टारगेट कर कर ये कदम उठाया गया है और चाइना से जितनी भी वैल्यू एडिशन है वो अफ्रीका जाएंगी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वहां पे दिए जाएंगे और उनको वित्त पोषित करने के लिए जितना भी उनका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको भी चाइना ने आउटराइटली बाय करने की कवायद भी की थी। उसके बाद ये अमेरिकन प्लंडर की बात शुरू हो जाती है, इकोनॉमिक प्लंडर की बात शुरू हो जाती है। तो इबोला का आउटसेट इसको आप महामारी के रूप में देखते हैं, क्योंकि कहा जाता है इबोला वायरस डिजीज एक ऑर्थियोबोलावायरस फैमिली उसकी फिलोविडेराइड है। इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1976 और कहा जाता है कि ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नियर द एबोला रिवर, इसीलिए इसका नाम इबोला पड़ा, और साउथ सुडान में। मल्टीपल स्पीसीज इसकी मानी जाती हैं, नेचुरल ओरिजिन इसका, इट्स अ ज़ूनोटिक वायरस। तो इसकी ऑनसेट अगर इस समय होती है तो इसके क्या मायने हैं और क्या ये एक क्रिएटेड मतलब मैन मेड आपदा है? जी आत्मजीत जी, इसकी हिस्ट्री में अगर जाइएगा और कोरिलेट करें तो इसका इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एक मिसचिफ और एंगल ज्यादा लग सकता है। 2014 और 16 में सडनली ये इबोला का इजाद होता है सियरा लियोन में। क्योंकि सियरा लियोन में उसी वक्त डिक्लेयर हुआ था कि डायमंड्स और टाइटेनियम के बहुत बड़े भंडार वहां पे हैं। दूसरे कंट्रीज वहां पहुंचे, उसके पहले ये इबोला करके उन्होंने वहां से बिल्कुल क्वारंटाइन करवा दिया। हालांकि वो खुद मान रहे हैं कि ये कोविड की तरह सांस से नहीं फैलता है, ये बिल्कुल फिजिकल कॉन्टेक्ट से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। तो इसको उसी कैटेगरी में रख के अभी उसका बड़ा स्वरूप दिया गया है। लेकिन दिस टाइम इट इज नॉट इन सियरा लियोन, ये है आपके कोंगो, युगांडा में और डीआरसी में। अब कोंगो और डीआरसी में आप जानते हो कि 14-15 से दुबई वहां से गोल्ड उठा रहा था, कोई किसी को दिक्कत नहीं थी। सडनली जैसे ही 3-fold बढ़ गया गोल्ड का रेट तो सबको इंटरेस्ट लगने लगा। सऊदी अरेबिया भी एंटर हुआ, वहां पे फिर सिविल वॉर की सिचुएशन खड़ी होती है, फिर रशिया का वेगनर भी हेल्प करने आ जाता है। तो ये सिचुएशन में अब जब सब पहुंच गए हैं तो एक तो डी डॉलराइजेशन के डर में ये स्टेप वाइज चल रहे थे। तो इन्होंने पहले ऑयल पे कब्जा ले लिया, वेनेजुएला पे ले लिया, ईरान को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सप्लाईज आपका डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आपकी इसका पूरा अगर ये क्रोनोलॉजी देखो तो पहले ट्रंप ने सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिस्टर्ब कर दी टैरिफ लगा के। ये चाहता था कि अगर मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं तो लेट एवरीबॉडी कम इन द लाइन। वो सक्सेसफुल ज्यादा हुआ नहीं, क्यों कि ब्रिक्स हैड ऑलरेडी स्टार्टेड सम स्टेप्स। तो वो ब्रिक्स वाला जो अंदाज था गलत हो गया। सऊदी अरेबिया पे जो दबदबा था कि भाई वो पेट्रोल डॉलर को चालू रखेगा, वो 2025 की एग्रीमेंट से वो मुकर गया। तो इनको ये भी लगने लगा कि भाई सऊदी अरेबिया दूसरी करेंसी में बेचेगा। ये सारी सिचुएशंस को आप देखिए। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि ये WHO ने इसको पूरा ये सिस्टम से चला रहा है। अब WHO में आप देखिए तो मेजर डोनर्स कौन है? द कंट्रीज हु फाइनेंस WHO का जो ये डिपार्टमेंट है उसको USA, चाइना, जापान, जर्मनी और UK। USA दे रहा है 27% ऑफ द फंड्स, चाइना दे रहा है 19%, जापान दे रहा है 8%, जर्मनी दे रहा है 6%, UK दे रहा है 5%। अभी यही लोग तय करते हैं कौन सी महामारी बैठेगी, कब बैठेगी। 25-26 मई को सडनली इनका अमेरिकन मेडिसिन ये जो एजेंसी है वो युगांडा में वेबिनार करती है और उसी वक्त ये डिक्लेयर होता है कि अभी इबोला आ रहा है। इबोला कहाँ आ रहा है? युगांडा में और डीआरसी में। क्यों? क्योंकि वहां पे गोल्ड रश बहुत बड़ा हो गया है। यूएसए और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस बिगड़ने से वहां पे भी वो ऑयल सप्लाई, अभी जो वैक्यूम हो रहा है उसको कौन कैप्चर करेगा?
ये सिस्टम देखने भी इसमें अंदर बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज मैं देख रहा था कि ये पूरा फाइनेंस के साथ ये तो स्टेट्स हैं, कुछ इसमें नॉन स्टेट ऑपरेटर्स और डोनर्स भी हैं। इंटरेस्टिंग पार्टीज के उसमें बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन इज द बिगेस्ट डोनर। अभी आप उसको मैच कर लो कि भाई उसका क्या इंटरेस्ट है और वो कैसे करता है। इसमें एक GAVI वैक्सीन अलायंस करके कंपनी है, वो बिल गेट्स की ही है। इसके अंदर इनका जो पूरा ये ट्रांसपोर्टेशन जो कैरी फॉरवर्ड मैसेजेस का जो काम करता है दैट इज रोटरी इंटरनेशनल। और ये एक्टिव था, आप देखिए तो एड्स के मामले में भी इन्होंने एड्स में भी बहुत बड़ा एक हवा खड़ा किया था और उसका पूरा जो सिस्टम था ये कर रहे थे। और ये पूरे फाउंडेशन को रोटरी के थ्रू फंड कौन कर रहा है? रॉकफेलर। अभी आप कैरेक्टर्स देख लीजिए जो इसमें इन्वॉल्व है, उसी से आपको समझ में आएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कोविड-19 फंड में भी सबसे बड़ा फंडिंग रॉकफेलर का था। अभी इसको आप देखिएगा तो एस्टोनिशिंग क्या है कि कोविड के वक्त भी 6 महीने पहले एक कंपनी फाइजर USA की जिसने ये मेडिसिन बना ली थी, उसकी और एक यूनिट था दैट वाज बायोनटेक और मॉडर्ना। ये कंपनियों ने दे हैव अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ $90 बिलियन, ये सिर्फ बीमारी के चक्कर में इन्होंने कमाया। इसके साथ और कौन कौन करेगा? आप देखिए ये पूरा एक षड्यंत्र क्यों था। अभी आप देखिए कि वॉज कोविड-19 स्कैम, अगर गूगल में डालोगे तो आपका पूरा रेटिंग आ जाता है। तो वो स्कैम था, इसके लिए ये सब ढूंढते हैं तो मिलता है कि इसमें सबसे ज्यादा विंडफॉल प्रॉफिट किसने करा? तो क्लाउड वाले जितने भी थे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जूम, गूगल, ये सब ने कमाया। क्यों? कि आपने सर्टिफिकेट फ्रॉम द लेबोरेटरी, फ्रॉम द हॉस्पिटल, ये सारा आपने अपलोडिंग और डाउनलोडिंग आपने सारा इंटरनेट पे कर दिया था। अब वो जब तक आपका सर्टिफिकेट गवर्नमेंट साइट से अपलोडेड नहीं होता, यू कैन नॉट ट्रैवल, यू कैन नॉट मूव आउट। और इसमें जो जो मौका जिसको आया अपनी अपनी दवाइयां लोकल में बेचने लगे। हॉस्पिटल्स ने अपना मनमानी करके जो उन्होंने लूट मचाई थी। अब इसी को सिचुएशन में आप देखिए तो अभी की जो पोजीशन है, अभी ये 25-26 की जो मीटिंग हुई उसके साथ ही इन्होंने एक कंपनी है दैट इज ज़ेबडेनो, ZABDNO, वो बेल्जियम की कंपनी है। नीदरलैंड्स एंड बेल्जियम में वो ऑपरेट करते हैं और लाइसेंस उनका कनाडा और जर्मनी में भी है। दूसरी एक कंपनी है एनवेबिया, MVABEA, वो डेनमार्क की कंपनी है। ये अमेरिकन मेडिसिन काउंसिल ने उनको ऑलरेडी सर्टिफाई कर दिया है टू गिव दिस वैक्सीन ऑफ इबोला। वो कौन सा है? एसुविनैब, ANSUVIMAB, और एक है इमाजेब। अब ये 2 वैक्सीन बीमारी आने के पहले सर्टिफाई हो गई है, अब ये बेचेंगे। मतलब इन लोगों ने अभी जैसे डॉलर की शॉर्टेज है उसको कैसे कलेक्ट करना है। आपने तेल बेच के डॉलर रिकवरी करी है, $40 बिलियन का आप पे डेप्ट है। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये इतना सीरियस होगा। हाँ, लेकिन ये अगर अपना ही पूरा सेट यूज करेंगे, अभी आप देखिए हम लोग उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व जल्दी होना शुरू चलता है क्योंकि हमको लगता है कि शायद ये कॉकरोच वगैरह से, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस से निकलने के लिए ये एक बहुत अच्छा फिर एक लॉकडाउन वाली सिस्टम लागू कर सकते हैं, तो ये होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है? आपने जैसे हुआ DGCA ने इंस्ट्रक्शन दे दिए एयरलाइंस को कि भाई जो भी पैसेंजर अफ्रीका से आता है उसको आप स्क्रीनिंग करिए, उसका टेम्परेचर मापिए और उनसे फॉर्म भरवाइए। ये बोलते हैं कि इबोला का एंटीबॉडी क्रिएट होने में 32 दिन लगते हैं। मतलब जो भी आदमी टेम्परेचर पकड़ा गया उसको 32 दिन तो आप बोल दोगे कि आइसोलेशन चले जाओ। अगर आपको फियर होता है तो आप हमको रिपोर्ट करें। सो दे आर लिटरली ट्राइंग टू अगेन क्रिएट एन एटमॉस्फियर लाइक कोविड-19। अब ये सब समझ में इसलिए आ रहा है कि भाई जहां जहां पर भी रेयर अर्थ में वॉर शुरू होती है वहां पे ये बीमारियां निकल के चली जाती हैं। और बिल गेट्स का अब तो ओपन में आ गया है कि उसने अफ्रीका के गरीब कंट्रीज को हमेशा ही अपना लैब इस्तेमाल करके कराया उसने। तो ही विल ट्राई टू यूज दोज वैक्सीन। अब उन्होंने कब उसमें यूज करा, कब उसको सर्टिफाई किया, कैसे हुआ? फाइजर को कैसे पता था कोविड आ रहा है? उसने 6 महीने पहले वैक्सीन बना लिए। फिर हमारी भी कुछ कंपनियां कूद पड़ी उनके साथ ज्वाइन करके, उन्होंने भी बहुत बड़ा धंधा करा। अभी इसके अंदर आप एक देखिएगा तो बहुत टिपिकल, मैं किसी डॉक्टर से बात कर रहा था, ही टोल्ड मी अ वेरी यूनिक थिंग कि भाई उस वक्त में जब कोविड आया तभी नॉर्मली इट वाज बिलीव्ड कि एक मेडिसिन थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, दैट वाज मोर इफेक्टिव देन योर डोलो 650। दोनों पैरासिटामोल है,
लेकिन वो अक्रॉस द काउंटर की उसको परमिशन नहीं दी जाती है, दैट विल बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन। जब भी कि आपको डोलो 650 जो थी वो आपने बिल्कुल बेदा अक्रॉस द काउंटर बेचना शुरू कर दिया, और उसके बाद सीबीआई में केस हुआ जिसमें डॉक्टरों को 1000 करोड़ दिए गए थे उसको प्रमोट करने के लिए। तो आप देखिए ये इकोनॉमिकल मिसचिफ बहुत ज्यादा लग रही है, उसको अगर हम प्रमोट करेंगे तो ऑब्वियस है कि फिर वही सिचुएशन आके खड़ी हो जाएगी। तो व्हाट वी कैन जस्ट से कि भाई जैसे 2 साल के बाद आपको पता चलता है कि कोविड भी एक मैन्युफैक्चर्ड बीमारी थी, उसी तरह ये इबोला आपको जब सिएरा लियोन में काम था तो आपने वहां पे उसको क्रिएट करा, अभी आप जाके सूडान में कर रहे हो, आप युगांडा में कर रहे हो, क्योंकि वहां पे भी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल फास्ट हो रही हैं। इसको जैसे इनका ये मॉडस ऑपरेंडी लग रहा है, ये इसको बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि चाइनीज का अभी वहां पे देखिए अफ्रीका में अक्रॉस द बॉर्डर डील बंद हो गया है। ये धीरे करके अफ्रीका की इकोनॉमी को भी प्रेशराइज करेंगे ताकि चाइना का जो वहां पे दबदबा है उसको थोड़ा रिवर्स किया जाए। तो दे आर प्लानिंग इट आउट। आप कोविड में देखिए अभी भी कोई व्हाइट पेपर इश्यू नहीं हुआ कि भाई वो वुहान चाइना की वुहान की लेबोरेटरी से निकला या वहां पे कोई ले गया था, उन्होंने सारी चीज को कॉम्प्लिकेट करके बाद में बंद कर दिया। इसी तरह व्हाट वी व्हेन मैच द डॉट से लगता है कि इन्होंने फिर अफ्रीका पे कंट्रोल करने और पूरी इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने के लिए इन्होंने ये षड्यंत्र फिर लगाया है जो बहुत नजदीक के भविष्य में आ जाएगा। जी, आपने इसका जो कॉन्स्पिरेसी एंगल था वो उसके बारे में बताया। दूसरा सवाल इसका इकोनॉमिक एंगल। चाइना का रोल क्रिटिकल मिनरल्स, चाहे वो कोबाल्ट हो, कॉपर हो, लिथियम हो, रेयर अर्थ हो, वाया इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मिनरल्स डील, प्रोसेसिंग कंट्रोल, 87% ग्लोबली, 93% to 95% in processing, new development bank, BRICS founded, finance infrastructure in Africa and elsewhere। अब बात ये आ जाती है कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत अफ्रीका लिंक सेंट्रल एशिया के थ्रू चालू है, सीपीसी कॉरिडोर, अब बात चल रही सीपीसी 2 की। तो क्या ये यूएस वेस्टर्न एफर्ट जो है वो डाइवर्सिफिकेशन चाइना से अवे करने के लिए है? जैसे कि लोबिता कॉरिडोर रेल के बारे में आपने पहले बताया था, अंगोला, डीआरसी, जाम्बिया से जो लोबिता कॉरिडोर रेल है फॉर सप्लाई चेन सिक्योरिटी, ईवीज, डिफेंस, बैटरीज, टेक्नोलॉजी, क्योंकि अफ्रीका के पास लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं। तो क्या ये डील्स परस्यू करने के लिए और चाइना की हेजमनी को रोकने के लिए भी इसका आगाज हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल। अभी तो आप देखिए रेयर अर्थ तो अफ्रीका के पास था, वो बहुत पहले पता था। जब तक इनकी यूरोपियन और अमेरिकन मोनोपोली चलती थी, वहां पे कॉलोनियां बना के बैठे थे, माल लूट रहे थे, तब अब सडनली अफ्रीका के अंदर एक अवेयरनेस आ गई है। साहिल कंट्री में आप बुर्किना फासो और चिली और इनको देखिए तो दे हैव नॉट स्टार्टेड सेइंग कि भाई रॉ मटेरियल ऑफ अफ्रीका इज फॉर द अफ्रीकन्स। अब इसमें आप प्रीवियस एक्सपेरिमेंट देखिए तो सबसे पहले कर्नल गद्दाफी ने ये झंडा उठाया था कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका होना चाहिए, अफ्रीकन करेंसी होनी चाहिए और लेट एवरीबडी ट्रेड विद अस, दे शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सप्लॉइट अस। तो उसका क्या असर होता है? ऑयल के अंदर भी इनकी मोनोपोली, जो 7 ऑयल कंपनीज अमेरिकन हैं जिनको वो जूस कंपनीज हैं, उनकी मोनोपोली तोड़ने की जिगर सदाम हुसैन ने करी थी। तो सदाम हुसैन का क्या असर हुआ? आज अगर आप ये चेक करिए कि उस कंट्रीज में सिविल लाइफ कैसी थी। लीबिया में, आपके इराक में योर मेडिकल फैसिलिटीज वे फ्री, ट्रांसपोर्टेशन वाज फ्री, एजुकेशन वाज फ्री। वो सोशल उनके पब्लिक के लिए तो बहुत ही अच्छे रूलर थे, लेकिन क्योंकि वो दे डिड नॉट फिट विद द कन्वीनियंस ऑफ अमेरिकन, तो उन्होंने पूरा एक षड्यंत्र करा। और उनके पास एक ही हथियार होता है कि आप एटॉमिक बम बना रहे हो। ईरान पे भी वही कार्ड उन्होंने प्ले करा, इराक पे भी वही करा, लीबिया पे भी वही करा। हालांकि जब भी कि आप ही का चेला ईरान, इजराइल इतने बम रख के बैठा है विदाउट डिक्लेरेशन, तो उसको तो कोई, उस पर कोई सैंक्शन ही नहीं लग रहे। तो ये जो इनकी ड्यूओ पॉलिसी थी वो अब तक चल रही थी, क्योंकि आप लोग बंधे हुए थे डॉलर से और स्विफ्ट से। आप $1 इधर उधर नहीं कर सकते जब तक अमेरिकन स्विफ्ट कंपनी, स्विफ्ट आपको अलाउ नहीं करता है। तो ये जो मोनोपोली टूटती है, अभी ब्रिक्स ने यूपीआई में ट्रेडिंग चालू कर दिया, वोस्ट्रो अकाउंट्स खोल के चालू कर दिया। तो ये वॉर तो है। बहुत ही मिस एडवेंचर और एक ट्रंप ने करा कि उसने अपनी फैमिली के साथ बिटकॉइन शुरू करके ऐसे लगा कि हम लोग शायद डॉलर को कंपेयर करके बिटकॉइन पे शिफ्ट कराएंगे तो थोड़ा सा ब्रिक्स करेंसी पे प्रेशर आएगा। दैट ऑल्सो मिजरेबली फेल्ड। अब बीआरआई का दबदबा, चाइना के अंदर अवेयरनेस, अफ्रीका का अंदर चाइना सडनली अवेयरनेस खड़ा होना, और इसमें देखिए कि बहुत स्मार्ट मूव और चाइना ने कर लिया है कि इंडिया को ये तो प्रेशराइज कर दिया इसने कि भाई अगर आपको सामान लेना है तो आपके चाइनीज कंपनी का मिनिमम 10% इन्वेस्टमेंट के साथ जॉइंट वेंचर चाहिए।
अब सारे जितने भी वहां पे एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडिया की कंपनियां सारी उनके साथ जाके 10% इन्वेस्टमेंट लाके ज्वाइंट वेंचर कर रही है। इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, आपको माल लेना है तो आपकी मजबूरी है कि आपको चाइनीज पार्टनर रखना पड़ेगा। तो उसने पूरी इकोनॉमिकल कैप्चरिंग की जो एक सिस्टम यहाँ पे खड़ी करी, इसी में मार्को रूबियो और यहाँ पे 2 दिन बैठे हुए, कैसे भी करके आप $500 बिलियन का धंधा हमको बता दो। तो हम लोग उस ट्रैप में तो फंस गए हैं। अब इसमें से हमको कौन निकालेगा, निकालने के लिए हमने ऐसा कोई रिलेशन मेंटेन नहीं करा है कि अभी कोई हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा। तो आप चाइना के साथ धंधा भी करोगे, नहीं करोगे तो आपको चाइना माल नहीं देगा। तो अमेरिका आके अब आपको बता रहा है कि रेयर अर्थ हम निकालेंगे, लेकिन आपकी डिपेंडेंसी अमेरिका पे खत्म होगी नहीं, क्योंकि प्यूरिफाइंग ऑफ द रेयर अर्थ इज स्टिल मोनोपोली हेल्ड बाय चाइना फॉर 95%। आप माल निकाल तो लोगे, उसको प्यूरिफाई कौन करेगा? और टेक्निकली अगर आप चाहते हो कि ये माल अमेरिका जाए और वहां से प्यूरिफाई होके आएगा, तो वायबल ही नहीं है वो। और अभी आपने बड़ी एडवर्टाइजमेंट कर दी कि एएसएमएल के साथ हम लोग धोलेरा में टाटा उसके साथ जॉइंट वेंचर आ रहा है। एएसएमएल की वर्ल्ड में मोनोपोली है लिथोग्राफिक प्रिंटिंग मशीन की, वो किसी को देने को तैयार नहीं है। तो वो आपको टेक्नोलॉजी नहीं देगा, वो आपको मशीन देगा, तो वही आपको करना है। लेकिन अभी भी आप ये एश्योरेंस नहीं दे पा रहे हो कि अभी भी आप प्रैक्टिकली देखो तो टाटा की साइड पे भी है कि 28 नैनोमीटर्स की आप चिप धोलेरा में बना सकते हो। वेयर इज द वाटर? अब उसके सामने कल ही देखिए जॉर्जिया में बहुत बड़ा एजिटेशन हो गया कि पीपल सेड कि ये डेटा सेंटर्स यहाँ से हटाओ क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर भी पोल्यूट हो रहा है, आप बहुत ज्यादा पानी खींच रहे हो। वही पोजीशन शायद 1 साल के बाद हमारे इंडिया में भी खड़ी हो जाएगी। आपके ब्लैक रॉक का डेटा सेंटर चल रहा है, गूगल का चल रहा है, ये 10 लाख लीटर पीने का पानी खींचेंगे, उसमें से 80% इवापोरेट हो जाएगा, जो जाके फिर आपकी एटमॉस्फेयर भी खराब करेगा। उनको अल्ट्रा वायलेट पावर चाहिए, अल्ट्रा प्योर पावर कहां से लाओगे? आपकी खुद की सिस्टम नहीं है। उसके लिए आपने एसएमआर के लिए बोल दिया कि हम लोग प्राइवेटाइज करें, लेकिन दैट इज अ लॉन्ग ड्रीम। रातों रात कुछ होने वाला है। लेकिन आज जो डेटा सेंटर आ गए, उन्होंने आज से आपका पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो वेयर आर वी गोइंग? हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। और अभी ये बीमारी में अगर हम अभी भी वो कोविड जितना ही प्रमोट करना चाहेंगे हमारे सेल्फ फार्मा के मित्रों को करोड़पति बनाने के चक्कर में, तो वी आर अगेन गोइंग टू फेस अ वेरी बिग हर्डल जो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। जी, इसमें एक बात आपने कही कि हमारी विदेश नीति जो है वो 2 नावों पे सवार है, यानी कि 2 नावों पे सवार मोदी सरकार। एक तरफ तो चाइना को हम 10% इन्वेस्टमेंट देके उनके एग्जीक्यूटिव्स को यहाँ इनवाइट कर रहे हैं कि आप यहाँ आके हमारी ईवी बैटरीज हो, हाइड्रोजन हो, ग्रीन एनर्जी हो, उसमें हमारे को कंट्रीब्यूट कीजिए, बिकॉज हमारे पास एक तो ना स्किल सेट्स हैं ना टेक्नोलॉजी है। दूसरी तरफ हम अमेरिका से $500 बिलियन की इम्पोर्ट की कारोबार के लिए, मतलब एफटीए के लिए हमने साइन कर दिया, और मार्को रूबियो चाहते हैं कि $500 बिलियन का इंपोर्ट भारत कर ले, जिसमें एग्रीकल्चर भी है। और एग्रीकल्चर में सोयाबीन, सोरगम, मक्का, बहुत सारी चीजें हैं जिससे भारत की आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है किसानों के वजह से। मेरा सवाल यह है कि मार्को रूबियो साहब ने जयशंकर साहब के साथ कल कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन तो नहीं किया, पर एक एग्रीमेंट साइन किया क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी एक्सकवेशन अमेरिकन कंपनीज करेंगी या भारतीय कंपनियों के साथ कंट्रीब्यूशन में होगा, कोलैबोरेशन में होगा? क्योंकि ये एक बड़ा मामला है। पैक्स सिलिका के तहत भारत को शामिल क्या इसीलिए किया गया है ताकि हमारे खनिज पदार्थों पर भी अमेरिका की नजर है, क्योंकि आजकल तो जियो सैटेलाइट के जरिए आप सब पता लगा सकते हैं कौन से खनिज पदार्थ अर्थ के नीचे किस एरिया में पड़े हैं। तो क्या ये एक अमेरिका के फेवर में जाती हुई नीति है क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ पर? देखिए, अमेरिका बहुत सालों से एक सॉफ्ट स्पॉट तो एशिया में ढूंढ रहा था। वो अफगानिस्तान में फेल गया, वियतनाम में फेल गया, श्रीलंका में उसकी चल नहीं पाई। तो ये अभी एक बहुत ही टेक्निकली सॉफ्ट स्पॉट हम लोग मिल गए हैं, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में। लेकिन इसीलिए हमारा वो गला दबोच के बैठा हुआ है कि हम जो बोलेंगे उनको एक ऐसा बंदा मिल गया जो हर बात में हाँ बोलता रहेगा। वाई इज ही अफ्रेड, गॉड नोज। तो ये हो रहा है कि इंडिया को आप फिर कॉलोनी, इकोनॉमिकल कॉलोनी बनाना चाहते हो। इसको हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं कि थ्रोनटोन भारत और डेट्रॉइट, ये जो 2 कंपनियां जो पूरे वर्ल्ड को एडवाइस करती है ऑन पॉलिसी मैटर्स, ऑन इकोनॉमिक मैटर्स, उसको तो आपने इंडिया की पॉलिसी हैंड ओवर कर दी है ऑलरेडी। तो आपकी पॉलिसी वो हैंड ओवर करेगा। आपका साइबर सिक्योरिटी का जो पूरा काम है वो आपने ऑलरेडी एक्स मोसाद के आदमियों को, इजरायली कंपनीज को दे दिया है। तो अभी आपके पास टेक्निकली कुछ भी नहीं है। अगर अमेरिकन कंपनी को आना होगा तो थ्रोनटोन उसको एडवाइस करेगा या डेलॉइट उसको एडवाइस करेगा और आपको वही एग्रीमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन जो चाइना को 10% वाला सपोर्ट आया है वो आपकी मजबूरी है, क्योंकि अगर आप 10% उनकी पार्टनरशिप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपको रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा। आप 95% आपकी सारी फैक्ट्रियां उसी पर डिपेंडेंट है।
और अमेरिका अगर जैसे ये रूबियो आके इधर बड़ी शराफत दिखाता है, तो आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क हिम कि भाई जो दुनिया का 2 नंबर का सबसे बड़ा थोरियम हमारे पास है, जिसको हम एनरिच करेंगे, जिसमें से बॉम्ब नहीं बन सकता है, तो वो टेक्नोलॉजी लाके इधर क्यों नहीं हमको सपोर्ट कर रहे? सो दीज आर द इंटेंशंस दैट प्रूव। अगर हम थोरियम से कन्वर्ट कर सकते हैं यूरेनियम को, वो उसमें से आप उसको एनरिच 90% कर ही नहीं सकते हो कि उसमें बॉम्ब बनेगा, तो व्हाई आर दे नॉट रेडी टू हेल्प अस टू कन्वर्ट थोरियम इनटू यूरेनियम, और हम उसको एसएमआर बना के पूरे हिंदुस्तान पे सस्ती लाइटें दे सकते हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकते हैं, आपके भी डेटा सेंटर चलेंगे। सो इफ दे वुड हैव बीन सीरियस, दे वुड हैव सेड कि चलो हम थोरियम कन्वर्जन पे आपको हेल्प करते हैं, लेकिन दैट दे हैव नॉट डन। वो तो कहां से हमको लूटना है, अंग्रेज लूट के चले गए, अभी अमेरिकन आए हैं, और क्योंकि आपकी पॉलिसियां भी अभी आपके हाथ में नहीं है, तो आप इमेजिन कर सकते हो। लेकिन दोनों नाव में चलने का फायदा या नुकसान तो आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि चाइना की स्ट्रेटेजी बहुत ही क्लियर होती है, वो हैपेजार्ड नहीं होती है कि ये नहीं करोगे तो वो करूंगा, वो नहीं करोगे तो ये करूंगा। सो यू विल हैव टू नाउ थिंक एंड डिसाइड वंस एंड फॉर ऑल कि अभी भी अमेरिका को कहीं से भी डॉलर लूटने, उसने ऑयल पे कब्जा ले लिया, अब वो डॉलर, क्योंकि अगर $40 बिलियन अगर वापस मांगेंगे, उसको पता है कि उसकी करेंसी 300 टाइम्स इन्फ्लेटेड है, वर्थ इट क्या है उसके पास। और अभी जैसे वो ऑयल बोल रहा है, वेनेजुएला से ऑयल उठा रहा है, तो वो इतना लास्ट क्वालिटी का हाई पोल्यूटेड सल्फर का वो क्रूड है कि उसको सिर्फ रिलायंस की रिफाइनरी रिफाइन कर सकती है। आपने इंडियन रिफाइनरी को जो कमाने दिया, उसमें उनको फायदा नहीं, उनको आपने बोला अपग्रेड करो ताकि वेनेजुएला का ऑयल आप भी करो, क्योंकि उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है। आप 30 रुपए का माल 4 रुपए में लेके आओगे, बेचोगे आप 90 रुपए में ही पेट्रोल और डीजल बना के। तो ये जो अभी भी मित्रों को खड़ा करने का जो प्रोविजन है, उसमें न तो कोई एम्प्लॉयमेंट का प्रोविजन दिखता है। चाइना से आपका पैसा साइफन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 10% की आपकी पार्टनरशिप उसमें, और उसमें आपने 10% ऑटोमेटिक अप्रूवल में डाल दिया है। आज अगर मेरे को चाइना से ज्वाइंट वेंचर 10% पार्टनर लेना है, तो आई डोंट नीड एनी अप्रूवल, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो देखिए पूरा सिनेरियो पीछे से आप दिखा कुछ रहे हो, पीछे और कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में, और उसके बीच में अगर ये एबोला आता है, तो आप भी उसी के चपट में आ जाओगे, क्योंकि फिर आप ये डेवलपमेंट छोड़ के अभी फिर उसी चक्कर में पड़ जाओगे ताली वाली बजाने के। तो वी विल हैव टू वेट एंड सी। लेकिन बिगेस्ट रोल वाज मीडिया कैन प्ले इज कि आप लोगों ने कोविड के वक्त भी इतना बड़ा हाइप कर दिया था। अभी मैं कुछ इनके फिगर्स देख रहा था कि जब वो इन्होंने दिया था, रिपोर्ट सबमिट किया था, उसमें इनके सियरा लियोन का जो रिपोर्ट आया था, उसमें 28,650 मिले थे इनको। 2013 और 16 के बीच में 11,325 आदमी मरे हैं। अब आप रेशियो कंपेयर करिए, 11,000 आदमी 3 साल में मरे हैं, तो हाउ कैन यू क्रिएट दैट एज ए वर्ल्ड डिजास्टर? उसको आप बड़ा हाइप कैसे करोगे? तो इसमें अगर मीडिया हेल्प नहीं करेगा तो दिस विल डिफ्यूज। लेकिन उनको एग्री करना पड़ेगा कि भाई ये वो कोरोना की तरह सीरियस नहीं है, उसके लिए मापदंड आप कोरोना वाला लगाओगे तो ये होगा कि जो लेबाग हुए वो कमाएंगे, अपॉर्चुनिस्ट कमाएंगे, और पब्लिक वैसे ही जो परेशान है बेरोजगारी और महंगाई से, वो ज्यादा और सीरियस होके उसमें दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि बिल गेट्स सब जगह फंसा हुआ है, सब जगह बिल गेट्स उनको डायरेक्शन दे रहा है, और बिल गेट्स कितना शरीफ ज्यादा आदमी और क्या करता है, उसको तो एग्रीकल्चर पे, हर एग्रीकल्चर कंट्री की जमीन पे उसकी नजर है। तो वी विल हैव टू नाउ डिसाइड कि भाई हमारे लिए अच्छा कौन है, बुरा कौन है, और हाउ वी हैव टू रिएक्ट। लेकिन उसके लिए कोई एक प्लेटफॉर्म खड़ा होता है या नहीं होता है? हाउ फार्मर्स आर गोइंग टू रिएक्ट, उनके ऊपर कैसे दमन करके उनको रोक दिया जाता है? अभी भी आप देखिए इतना सारा अल्लाह गुल्ला पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, लेकिन गोदी मीडिया डजंट रिपोर्ट, तो वो पब्लिक को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। सो लेट अस वेट एंड वॉच। लेकिन वी होप कि ये इबोला को वो बिल्कुल कोरोना की तरह वापस उसको इतना बड़ा हाइप न करें। दैट्स ऑल। जी जी बिल्कुल, आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए गिरीश जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।